मैं अनुराग जी आपसे इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को आप करीब से देख लें। शिवसेना की जो मांग है क्या वाजिब लगती है या कुछ ज्यादा है? क्यों इतनी मांग की थी जी? देखिए, शिवसेना वो विभाजित हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से पार्टी को बाद में संभाला, लेकिन उन्होंने अभी भी चुनावी जो गहराई है, जिसको कहते हैं कि अभी भी उन्होंने वाटर टेस्ट नहीं किए हैं। न तो उन्होंने बीएमसी का चुनाव में अपनी कोई ताकत दिखाई है, न विधानसभा के एक उपचुनाव में अंधेरी से उन्होंने जरूर जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार लिया था, उसमें अपना प्रदर्शन दिखाया है। वरना शिवसेना की जो अभी हालत है और जिस तरीके से असल में क्या हुआ है कि कल जो है वो महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें कि पार्टी उनसे बातचीत करेगी कि हमें कितनी सीटें विपक्षियों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसमें मुझे सबसे ज्यादा, जैसे अभी आपने हरकिशन सिंह सुरजीत का नाम लिया, उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो समझदारी जो दिख रही है वो शरद पवार जी की दिख रही है। शरद पवार और कांग्रेस महाराष्ट्र की सीटों को आधी आधी बांट लिया करते थे, या ज्यादा झगड़ा होता था या एक या दो सीटों के लिए वो इस तरीके से कांग्रेस का भी ज्यादा ले लेती थी और ये जो दूसरी एनसीपी है वो कम में तैयार हो जाती थी। लेकिन कांग्रेस का जो सबसे ज्यादा दबदबा है वो विदर्भ क्षेत्र में है, और विदर्भ में अब आज जैसे उन लोगों ने, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी अपनी स्थापना दिवस की रैली भी आज वहां पे की, जो कि जिसमें कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पे गए। तो कल जो बैठक होने वाली है उसमें उद्धव ठाकरे ने जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के समय जो उनको जितनी सीटें मिली थी वो सीटें उन्होंने मांगी है, और उन्होंने उस समय 18 सीटें जीती थी। ये एक सच्चाई है कि वो जो चुनाव था 2014 का और 2019 का, वो मोदी के लोकप्रियता पे लड़ा गया था और लोगों ने शिवसेना को नहीं देखा था। उस समय शिवसेना को नहीं देखा, उन्होंने उस समय जो देखा था वो नरेंद्र मोदी को देखा था, और भारतीय जनता पार्टी से उनका जो गठबंधन था उसके लिए उन्होंने वोट दिया था। अब हालात बदल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग हो गए हैं। एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के बागी, या जिनको कि आप कहिए कि खोका मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी काफी पकड़ दबा रखी। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना के और यहां तक कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सबसे बड़े फंड्स उनके पास थे, पैसा जो कैश मनी है, और वो कैश में भी बहुत डील करते थे और एक तरीके से उनके सबसे बड़े रिसोर्स थे, तो वो भी अभी नहीं रहे हैं तो शिवसेना के पास में। और तीसरी बात, जो फडणवीस हैं उन्होंने विरोधियों की काफी घेराबंदी की हुई है। अभी आप जैसे देखेंगे कि विदर्भ में एक बहुत लोकप्रिय नेता है केदार, उनको उनका एक 20-25 साल पुराना एक केस था जिसको कि फिर से जीवित किया गया, और वो बैंक घोटाला का था, और उनको अपराधी घोषित होके उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई 2 दिन में। जिस तरीके से महुआ मित्रा की गई, राहुल गांधी की गई उसी तर्ज पर जो है वो केदार की कर दी गई, क्योंकि केदार जो है वो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा और नागपुर के बीच के में बड़े ही लोकप्रिय नेता है। और ये देवेंद्र फडणवीस जो कि विदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदर्भ में देवेंद्र फडणवीस और गडकरी, अगर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मजबूती से लड़ते हैं तो इन दोनों की नैया भी डूब सकती है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो अमित शाह और मोदी जिस तरीके से अपने विरोधियों को पार लगाते हैं किसी भी तरीके से, उसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने भी ये सब किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना के पास में अभी रिसोर्सेज नहीं है, वो ज्यादा संख्या पे लड़ना चाहते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि जो 3 राज्यों में जो उनकी हार हुई है उससे उद्धव ठाकरे का थोड़ा सा उनको लग रहा है कि मैं अपनी सीटें ले पाऊंगा। लेकिन शिवसेना वो इतनी सीटें जीत नहीं सकती है और उनके पास में उम्मीदवार भी नहीं है।
उम्मीदवारों का उनके पास में टोटा है। मुझे लगता है कि उनको केवल जो उत्तर पूर्वी मुंबई की सीट है जिसपे कि वो किरीट सोमैया, जो कि उनका थोड़ा व्यक्तिगत, जिससे कि उनका थोड़ा सा द्वेष है, वो वाली अगर सीट उनको दे देती है कांग्रेस, तो 2 या 3 सीटें और जो उन्होंने मांगी है 24-25, उसके मुकाबले में मुझे लगता है शरद पवार अपनी सीटें, क्योंकि विभाजन हो गया है, इसलिए वो आधी कर लेंगे, 12 पे वो तैयार हो सकते हैं। और उद्धव ठाकरे जिनको कि 18 जीते थे, जिनमें से कि शायद 12 जो उनके सांसद हैं वो अभी एकनाथ शिंदे और बीजेपी में चले गए हैं, और वो सभी बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी को आप देख रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनको जिस तरीके से रियायत दी है, उसमें वो काफी उनको सरकार और न्यायपालिका ने मदद की है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़े ही अनुग्रहित रहेंगे, और वो उनके उम्मीदवार बनने में भी उनको कोई हिचक नहीं होगी, क्योंकि वो कोई शिवसेना के स्वाभिमान पे चुनाव नहीं लड़ने वाले। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने जो ये मांग रखी है, ये काफी बेजा मांग है। इसमें ये राजनीतिक रूप से उनकी एक मैं तो कहूंगा कि एक ब्रेवेडो है, बहुत उनकी थोड़ा बहुत ही उन्होंने जल्दबाजी दिखाई है, क्योंकि अंत में मैं एक और बात कह के अपनी ये आज की ये वाला पक्ष अपना समाप्त करूंगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पे एक एसआईटी गठित की गई है, जो कि एक मॉडल थी उनकी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो अगर ऐसे में उनको वापस से बहुत उलझा दिया जाता है तो उनके लिए कठिनाइयां पैदा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर शिवसेना विवेक से काम लेती है, अपनी ताकत को असली पहचानती है, तो वो इस महागठबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपना सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसने कोई चुनावी वोटर्स को टेस्ट नहीं किया है, उनकी कोई परीक्षा अभी तक हुई नहीं है। तो बिना परीक्षा के वो जिस तरीके से डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो राजनीतिक रूप से कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वो वाजिब है, और ये दबाव की राजनीति है, और उनके पास उम्मीदवार भी नहीं है।